हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को स्टार्ट करेंगे और 2 वीडियोस में ही इसको कवर कर देंगे क्योंकि इजी चैप्टर है, छोटा है और 2 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। So power sharing is the technique to share the power at different levels. तो पावर को शेयर करने की टेक्निक को ही पावर शेयरिंग कहा जाता है। इट इज़ एन आइडिया इनकलकेटेड इन अ डेमोक्रेसी। ये आइडिया डेमोक्रेसी में अपनाया जाता है ताकि पावर जो हो वो किसी एक पर्सन के या फिर किसी एक ग्रुप के हाथों में ना रह के सभी अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके हाथों में रहे और वो जो फॉर्म्स हों वो एक दूसरे के ऊपर चेक भी रख सकें। ये होती है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इसको हम 2 कहानियों से समझेंगे या 2 केसेस से समझेंगे, केस ऑफ बेल्जियम एंड केस ऑफ श्रीलंका। तो पहले हम उनकी एथनिक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम के अंदर जो ये येलो कलर का है ये है फ्लेमिश रीजन और यहाँ पर रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। रेड जो रीजन है ये है हमारा वालन रीजन और यहाँ पर रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। यहाँ पर डच बोलने वाले रहते हैं, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं। ये जो ब्लू लाइन एरिया है ये है जर्मन स्पीकिंग लोगों का एरिया और ये ऑरेंज जो है ये है बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि 59% लोग ऊपर की साइड रहते हैं फ्लेमिश रीजन में जो कि डच बोल रहे हैं। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसके 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ मतलब कि भाई डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है। मतलब ये हुआ, बट इनकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स वहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में हैं, फ्रेंच जो है वो है 80% और डच है 20%। तो फुल कंट्री की बात करें तो डच मेजॉरिटी में, फ्रेंच माइनॉरिटी में, और कैपिटल सिटी की बात करें तो फ्रेंच मेजॉरिटी में, डच माइनॉरिटी में। दोनों में क्या हो गया, केस उल्टा हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा केसेस हैं कि अगर दोनों में लड़ाई हुई तो कंट्री डिवाइड हो जाएगी। तो ठीक है, ये बात होगी बेल्जियम की। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की। इस वीडियो में हम इन दोनों के जो केसेस हैं उनकी बात करेंगे और बाकी जो पार्ट होगा अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ पर देखें तो जितना भी येलो पार्ट है यहाँ पर रहते हैं सिहाला कम्युनिटी। जो सिहाला कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहती है। ऑरेंज में रहते हैं तमिल्स, जो लोग तमिल बोलते हैं वो रहते हैं ऑरेंज रीजन में, प्लस ये जो हमारा ब्राउन रीजन है यहाँ पर तमिल्स रहते हैं और जो ये डॉटेड एरिया है यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं प्लस क्रिश्चियंस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी है, देखते ही पता लग रहा है सिहाला स्पीकर्स की। सिहाला भाषा बोलने वालों की मेजॉरिटी है, 74% लोग सिहाला बोलते हैं, 18% हैं जो तमिल बोलते हैं। अब क्या ऑरेंज तमिल है या फिर ब्राउन तमिल है, तो दोनों ही तमिल हैं। जो ऑरेंज एरिया है वो है श्रीलंकन तमिल्स का जो श्रीलंका में रहते हैं और जो ब्राउनिश एरिया है वो है इंडियन तमिल्स का। अब तुम सोचोगे इंडियन तमिल कहाँ से आ गए, तो याद करो ब्रिटिशर्स का राज था, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाते थे फॉर प्लांटेशन एंड अदर प्रोसेसेस। तो उस टाइम पर जो लोग यहाँ पर तमिल्स बोलने वाले आ गए वो हो गए इंडियन तमिल्स। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 18% तमिल हैं, 74% सिहाला हैं और जो 7% बच गए वो सिहाला और तमिल दोनों कम्युनिटी में कुछ कुछ बराबर बटे हुए हैं। अब तमिल के अंदर श्रीलंकन है प्लस इंडियंस हैं और सिहाला जो लोग बोलते हैं उसके अंदर बेसिकली बुद्धिज्म आता है। बुद्धिज्म रिलीजन जो है यहाँ पर है ज़्यादातर।
तो ये तो थी दोनों की कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं बेल्जियम में क्या है। तो फ्रेंच तो थी वो रिचर थी, माइनॉरिटी में थी कंट्री में। डच जो थे वो लार्ज नंबर में थे। तो इसी कारण से दोनों पार्टीज में यानी कि डच में और फ्रेंच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे 1950s से 1960s में। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम थी ना, वो कहाँ पर ज़्यादा थी? कैपिटल में ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर ज़्यादा फ्रेंच है, डच कम है। फुल कंट्री में फ्रेंच कम है, डच ज़्यादा है। तो उल्टे केस होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा? गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक पॉलिसी निकाली, अकोमोडेशन पॉलिसी, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारा काम करा। तो वो क्या करा हम वो देखते हैं। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से लेके 1993 तक कितने साल हुए? 23 years हो गए। इसमें उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार अमेंडमेंट करी, 4 बार चेंजेस करें और एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर सेम कंट्री के अंदर सभी लोग रह सकते हैं। Power sharing arrangement was established to meet peace in country. No single party can make decisions individually. तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो था उन्होंने लाया कि भाई सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं रहेगी, डच के पास भी रहेगी, फ्रेंच के पास भी रहेगी, जर्मन्स के पास भी रहेगी। कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो अकेले डिसीजंस नहीं ले सकती है, जिसके कारण से वहाँ पर शांति आई। Constitution prescribes the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require support of majority of members from each linguistic groups. ये बहुत अच्छी बात करी गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर जितने डच हैं उतने ही फ्रेंच होंगे, यानी कि डच के लोग भी सेम नंबर में और फ्रेंच के लोग भी सेम नंबर में होंगे। और अगर कोई भी बिल या लॉ पास कराना होगा तो दोनों की मेजॉरिटी चाहिए। या यूं नहीं है कि सारे फ्रेंच मान के डच नहीं मान रहे तो वो लॉ पास नहीं होगा, फिर सारे डच मान रहे हैं फ्रेंच नहीं मान रहे तो लॉ पास नहीं होगा। डचेस की भी मेजॉरिटी चाहिए, फ्रेंच की भी मेजॉरिटी चाहिए होगी, उसके बाद ही कोई लॉ जो होगा वो पास होगा। और क्या हुआ? मैनी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, बट यूं नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ही काम करेगी, उनका लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी था। और क्या किया गया? ब्रुसेल्स कैपिटल एरिया जहाँ पर ज़्यादा फ्रेंच थे, डच कम थे, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फुल कंट्री के लिए बनाई गई थी वहाँ पर डच ज़्यादा है वैसे फुल कंट्री में, तो डच लोग जो थे उन्होंने मान लिया था हाँ भाई हम ठीक है, हम इक्वल नंबर जो है वो रख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसी कारण से फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि 80% थे ब्रुसेल्स के अंदर, वो भी मान गए कि कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर फ्रेंच और डच दोनों इक्वल नंबर में होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हुआ भाई? और क्या अमेंडमेंट आई अकोमोडेशन पॉलिसी के अंदर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करती है, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग्स को। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हों। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो गवर्नमेंट थी वो कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से जो रिलेटेड इश्यूज थे उनको इसने डील करना था। तो ये जो अकोमोडेशन पॉलिसी आई इसके क्या इफेक्ट्स रहे? पहला कि भाई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। सेकंड, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे बेल्जियम के उनके अंदर पीस एस्टेब्लिश हुआ, जिसके कारण से कंट्री की डेवलपमेंट हुई और स्टेबिलिटी वहाँ पर आई। थर्डली क्या हुआ? पोटेंशियल डिवीजन जो था वो अवॉइड हो सका, क्योंकि ऊपर की तरफ जो थे वो डच रह रहे थे, नीचे 40% फ्रेंच रह रहे थे, ज़्यादा झगड़ा हो जाता तो कंट्री डिवाइड हो जाती, और ये जो केस था इसे रोक दिया गया और दोनों जो थे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वो साथ में रहने गए।
तो when many countries of Europe to form European Union, Brussels was chosen as its हेडक्वार्टर। और क्या हुआ कि भाई जब काफ़ी सारी यूरोप की कंट्रीज आई ताकि एक यूरोपियन यूनियन बना सकें, तो उसका हेडक्वार्टर जो था वो ब्रुसेल्स को बनाया गया। तो अच्छा हुआ, एकोमोडेशन पॉलिसी आई, हमने उसके इफेक्ट्स देखे। अब श्रीलंका में देखते हैं जहाँ पर 74% सिहाला एंड 18% तमिल्स हैं। तो वहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म, बड़ा अजीब नाम है, ये यहाँ पर एस्टेब्लिश करा गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. Leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो जो बेल्जियम था वहाँ पर तो उन्होंने इक्वल राइट्स दिए सभी को, बट यहाँ पर नहीं दिए गए। जो श्रीलंका था वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो थी वहाँ पर गवर्नमेंट लाई गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिहाला लीडर्स थे, सिहाला कम्युनिटी 74%, तो उनके जो लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स करा कि भाई हमारी बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो हमारे लिए जो है डोमिनेंस लाओ, हमारी डोमिनेशन यहाँ पर होनी चाहिए। और इसी कारण से जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म जो था उसको अडॉप्ट किया। अब इसके अंदर क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट पास करा गया जिसके अंदर सिहाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा गया। गवर्नमेंट जो थी उसने ऐसी पॉलिसीज लाई जिसके अंदर ये कहा गया कि सिहाला एप्लीकेंट्स को ही जॉब दी जाएंगी, यूनिवर्सिटी में पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स ये सब दी जाएंगी। और नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये कहा गया कि जो बुद्धिज़्म है उसे प्रोटेक्ट करा जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब ये मेजर्स जो हुए, ऐसे ऐसे मेजर्स आते गए जो कि बुद्धिज़्म और जो सिहालास को बार बार जो है डोमिनेट करवा रहे थे। तो जिसके कारण से श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, बेसिकली तमिल्स लोग जो थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई। उन्हें ये लगा कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो हमें लीड नहीं करना चाहती, हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सिहाला लीडर्स जो हैं वो अपना जो सिहाला कम्युनिटी है उसी की लैंग्वेज और कल्चर को वहाँ पर लगाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि भाई दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे, डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है जॉब्स देने में, अपॉर्चुनिटीज़ देने में, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करा जा रहा है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे क्या हुआ, मेजॉरिटेरियनिज्म के कारण से क्या हो गया, सिहाला और तमिल कम्युनिटीज़ के जो रिलेशंस थे वो टाइम टू टाइम खराब होते गए। श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने पार्टीज़ को लॉन्च करा गया, स्ट्रगल करा उन्होंने बहुत, और अपनी जो तमिल थी उसको रिकॉग्नाइज करा गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी जो थी अपॉर्चुनिटी की, उसके लिए तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, ये उन्होंने डिमांड रखी। बट उनसे और क्या डिमांड थी, वो ये भी चाहते थे कि तमिल्स को इक्वल राइट्स दिए जाएं। बट जो ऑटोनॉमी थी, जो गवर्नमेंट थी, बार बार उनकी जो ये डिमांड्स थी उनको डिनाई करते जा रहे थे। और 1980s तक काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो बन गए जिन्हें तमिल ईलाम कहा जाता था नॉर्थ स्टेट में, और ईस्टर्न स्टेट में ये बन गए। और इन्होंने क्या करा, डिस्टर्ब करा, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और जल्द ही ये सिविल वॉर के अंदर टर्न हो गई, जिसके कारण से हजारों लोग मारे गए दोनों कम्युनिटीज़ के, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ को एज रेफ्यूजीज कंट्रीज छोड़ के जाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करा गया।